नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सचिवालय में सीएम धामी की आज बैठक। चारधाम यात्रा, पेयजल आपूर्ति और केंची धाम मेले पर करेंगे समीक्षा। अधिकारियों को देंगे आवश्यक दिशा निर्देश। रिस्पना नदी किनारे अवैध निर्माण पर आज से गरजेगा बुलडोजर। कांग्रेस ने बताया वोट बैंक की राजनीति, तो बीजेपी बोली एनजीटी के आदेश के मुताबिक हो रही कार्रवाई। मसूरी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही। पिछले साल से माल रोड क्षतिग्रस्त, अभी तक मरम्मत कार्य नहीं हुआ पूरा। पर्यटन सीजन में बड़ी परेशानी। रामनगर में गुलदार की दहशत, हमले से एक शख्स घायल। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी। आम पोखरा रेंज में बढ़ाई गई गश्त। उत्तराखंड में आसमान से बरसेगी आफत। पहाड़ों में गरज चमक के साथ 4 दिन बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में गर्मी बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रमों को लेकर अगर बात करें तो दोपहर 12 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचेंगे। चारधाम यात्रा और पेयजल आपूर्ति की समीक्षा वहां पर सीएम के द्वारा की जाएगी और वहीं केंची धाम में प्रस्तावित मेले की तैयारियों पर भी सीएम द्वारा चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता, माफ कीजिएगा, हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के अगर कार्यक्रमों को लेकर के बात की जाए तो आज क्या कुछ कार्यक्रम सीएम के रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त ऋषिकेश में हैं। वो चारधाम यात्रा की तमाम व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और जो पंजीकरण के लिए काउंटर बनाए गए हैं उन काउंटरों का भी वो स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी तीर्थ यात्री को पंजीकरण करने संबंधित कोई दिक्कत या परेशानी तो ना आ रही है, या फिर उनके पास जो आईडी है वो सही से लोड हो पा रही है, या अधिकारी और कर्मचारियों का व्यवहार उनके प्रति सही है, या टीन शेड लगा हुआ है, प्याऊ यानी पानी की व्यवस्था उचित है कि नहीं है। इस पूरी बात का अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, लेकिन अभी स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं और उसके बाद तकरीबन 12 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया है वो चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक के साथ साथ पेयजल आपूर्ति और केंची धाम में जो प्रस्तावित मेला होता है जून के महीने में उसकी भी चर्चा करेंगे, अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उचित दिशा निर्देश भी उनको प्रदान करेंगे। जी, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत। जानकारी के लिए धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा के पंजीकरण से संबंधित काउंटर और यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में निरंतर सुधार कर रही है। इसके लिए सरकार चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण के गठन पर भी विचार कर रही है। इसके लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है।
चार धाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आ रहे हैं। चार धाम यात्रा एक तरीके से हमारे प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ भी है। तो जो यहाँ पर जो श्रद्धालु तीर्थयात्री आते हैं उनको किस प्रकार से अच्छी से अच्छी व्यवस्था मिल सके, किस प्रकार से व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार हो, संशोधन हो, उनमें मजबूती मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर विचार कर रही है। और उसी संदर्भ में इस चार धाम यात्रा प्राधिकरण के जो विचार आया है उस पर अभी सरकार गंभीरता से उस पर एक कमेटी भी सरकार द्वारा गठित की गई है और शीघ्र ही वो कमेटी अपनी जो संस्तुतियां हैं, जो रिपोर्ट है, वो प्रदेश सरकार को सौंपेगी। ठीक है, धन्यवाद। रिस्पना नदी किनारे चिन्हित अवैध मकानों को ध्वस्त करने के लिए आज से अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर के शासन प्रशासन स्तर अपनी तैयारियां पहले ही पूर्ण कर चुका है। दरअसल देहरादून की मलिन बस्तियों में वर्ष 2016 के बाद बनाए गए मकानों का ध्वस्तीकरण एनजीटी के आदेश पर होना है। नगर निगम और एमडीडीए की ओर से चिन्हित कर ऐसे सभी मकान स्वामियों को नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, बस इंतजार कार्रवाई का है। हालांकि दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में सियासत भी तेज होने लगी है। कांग्रेस जहां इस कार्रवाई को अवैध करार देते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि मलिन बस्तियों वासी जो है वो अनावश्यक परेशान नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि जो अवैध निर्माण कार्य हैं उनको ही ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मलिन बस्तियों के मामले में साफ किया गया था, जो बस्तियाँ एक निर्धारित समय तक बने उनको रेगुलराइज किया जाता है और उसके मामले में पहले भी सरकार के द्वारा और हमारे विधायकों के द्वारा कहा गया तो उनको किसी प्रकार से छुआ नहीं जाएगा। लेकिन एक समय सीमा के बाद अगर कोई अतिक्रमण हुआ है, सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, तो जो पूरे प्रदेश के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है। पर्यटकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसको लेकर के प्रशासन सभी तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। परंतु लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा एसडीएम मसूरी के निर्देशों को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले साल माल रोड 10 मीटर क्षतिग्रस्त हो गया था, परंतु दुर्भाग्यवश 10 मीटर के हिस्से का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया, जिससे लोगों में अब भारी आक्रोश है। मसूरी के पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल उपेंद्र रविंद्र सिंह ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने को लेकर कई योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं। माल रोड को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाए जाने को लेकर 7 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए हैं, परंतु लोक निर्माण विभाग के लापरवाह अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। उच्च अधिकारियों के द्वारा भी, एसडीएम मसूरी के द्वारा भी कई बार इन लोगों को कह दिया गया है, बस सिर्फ आएंगे, फाइल अपने हाथ में लेकर आएंगे, एक राउंड मारेंगे और यहाँ से लेकर वहां चले जाएंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या ये एफिल टावर बना रहे थे क्या, कि जिस तरीके का ये यहाँ पर इन्होंने ये बना हुआ है, कितनी जाम से यहाँ पर रात को जूझना पड़ता है कि यहाँ से आदमी निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा है यहाँ पर। व्यापारियों को व्यापार का लॉस है, कई तरीके की यहाँ पे असुविधाएं हो रही हैं। हरिद्वार के रुड़की में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतका के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं अभी अपनी हैसियत के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा दहेज भी दिया, सामान भी दिया, 4 पहियों की कार भी दी, और उसके बावजूद भी मेरी लड़की को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, गला दबा गया जहर देकर। आपको कैसे इस घटनाक्रम की जानकारी मिली? इन्होंने, मेरी लड़की शाम के टाइम तक मेरे से बात करती रही, अपने परिवार वालों से बात कर रही, मेरे बच्चों से। उसके बाद में मुझे बताते हैं 1-1.5 घंटे बाद अगली लड़की ने पॉइजन खा लिया और उसे लेकर मार गई है और कार में रखकर अपना घूमते फिर रहे।
रामनगर में भवानीपुर पंजाबी क्षेत्र में गुलदार ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया। आसपास के लोगों के शोर करने पर गुलदार तारा सिंह को छोड़कर के जंगलों की ओर भाग गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल को रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं इसकी सूचना पर आम पोखरा रेंज के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों से अंधेरे में अकेले न जाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा क्षेत्र में गश्त भी बढ़ा दी गई है। ये तारा सिंह है, हमारे वहाँ काम करते हैं लेबरिंग का। गन्ना गोड़ के आ रहे थे ये 6:30 बजे करीब, तो इन्हें अचानक ही कैसे पुल के पास से निकले, वैसे गुलदार ने इन्हें झपटा मार दिया। अभी हॉस्पिटल में रामनगर लेके आए हैं। जी हाँ, अभियान विभाग आ चुका है यहाँ पे फिलहाल। अब हालत अच्छी, थोड़ी कंडीशन सही है। ये गांव में जो है गुलदार ने जो है एक आदमी में हमला किया है, उसको जो है हाथ में चोट लगी है, हाथ में मारा था पंजा, और जो कोई पीठ में है और जो कोई मारा। हमने वहाँ टीम भेजी अपनी, रात को भी गश्त में रहेंगे, बाकी पीछा लगाने की कार्रवाई करेंगे। लोगों से हमारी अपील ये है कि अंधेरे में न जाएं और अकेले में न जाएं, और जहाँ भी जाएं तो 2-3 लोग साथ जाएं। हैं खबरों की तरफ। चूना भट्टा पर अतिक्रमण जो किया हुआ था उस पर आज चला है बुलडोजर। नगर निगम और पुलिस टीम के साथ हटाया गया है अतिक्रमण। 2016 के बाद 524 अतिक्रमण पाए गए थे अवैध, और उन्हीं पर कार्रवाई करते हुए यह अतिक्रमण हटाया गया है। विरोध की आशंका के चलते पुलिस फोर्स ने निरीक्षण किया। अगले हफ्ते MDDA भी कर सकता है कार्रवाई। ये देहरादून से खबर है, जहां पर चूना भट्टा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। नगर निगम और पुलिस टीम के साथ इस अतिक्रमण को हटाया गया है। बता दें कि 2016 के बाद 524 अतिक्रमण यहां पर अवैध पाए गए, और विरोध की आशंका के चलते कि कोई विरोध सामने ना आए अतिक्रमण को हटाने में, तो इसीलिए पुलिस फोर्स ने निरीक्षण भी किया। अगले हफ्ते MDDA भी कार्रवाई कर सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज चूना भट्टा में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल गया है। नगर निगम और पुलिस टीम साथ मिलकर इस अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। कोई विरोध की आशंका पहले बताई जा रही थी, क्या कुछ विरोध सामने आ पाया है? तो आपको बता दें कि सुबह से ही नगर निगम की टीम आज बुलडोजर लेके वहां पहुंची थी चूना भाटे के पास, और अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जिसके कारण अभी तक किसी तरह का विरोध प्रदर्शन सामने आकर कोई नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि पहले इनको नोटिस दिया गया था 2016 के बाद जो लोग भी वहां पर बसे हैं उनको हटाया जा रहा है। इसके लिए 524 घरों को चिन्हित किया गया है। नगर निगम का कहना है कि पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद वो नहीं हटाए हैं, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देहरादून की बात करें तो यहाँ पर कई नदियां हैं जहाँ पर अवैध रूप से लोग बसते हैं। फिर सरकार की तरफ से क्या होता है कि उन्हें पानी बिजली, जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हें पानी बिजली मुहैया करा दिया जाता है। उसके बाद अब समझिए कि 2016 के बाद, अब 2016 से आज 2024 से 8 साल हो गया। 8 साल में बहुत सारे लोग वहां पर बस गए। उसके पहले भी यहाँ पर जितनी नदियां हैं नदियों के किनारे अतिक्रमण हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से निर्देश है, निगम की तरफ से निर्देश है कि जो लोग 2016 से पहले का पानी बिजली का बिल दिखा रहे हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन 2016 के बाद जो लोग वहां पर बसे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। और अभी तक नगर निगम और MDDA भी आगे कार्रवाई कर सकता है। तो अगर अवैध रूप से बसने की बात किया जाए तो देहरादून में पहले राजनीतिक दल या नगर निगम के लोग पहले पैसे लेते हैं, लोगों को बताते हैं और बाद में उजाड़ने का काम करते हैं। यही लोगों का मेन मुद्दा है जिसका वो लोग विरोध करते हैं कि अगर सरकार को अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो पहले हमें बसाया क्यों जाता है, पानी बिजली क्यों हमें दी जाती है। श्वेता जी शैलेंद्र, बात सही है, लेकिन इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने पूरी कार्रवाई को अवैध करार दे दिया है, लेकिन वही बीजेपी का कहना है कि जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है वो NGT के आदेश पर की जा रही है। तो आपको बताते हैं कि जब भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है इसमें राजनीति शुरू हो जाती है। पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है, क्योंकि एक वोट बैंक, जो अतिक्रमण करके बसे हैं उनका भी एक वोट बैंक है और राजनीतिक दलों को वोट चाहिए। तो अपने फेवर के अनुसार पक्ष और विपक्ष में रहते हुए पार्टियां विरोध करती हैं। आज कांग्रेस विपक्ष में है इसलिए विरोध करती है, उनका समर्थन कर रही है ये अतिक्रमण करके है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2016 से निगम का साफ कहना है कि 2016 के बाद जो बसे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
क्योंकि पानी बिजली दिखाने का बात किया जा रहा है, जो दिखाते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन 2016 के पहले के बाद जो लोग बसे हुए हैं केवल उन्हीं पर कार्रवाई चल रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय का चुनाव है। इसको देखते हुए कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। श्वेता, लेकिन शैलेंद्र देखिए, जिनके अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है उन पर तो दुखों का पहाड़ यहां पर गिरा है, क्योंकि 2016 के बाद 8 साल बीत चुके हैं, 2024 यहां पर आ चुका है और इतने दिनों बाद इस कार्यवाही को अमल में लाया जा रहा है। तो इस पर जिन पर ये कार्यवाही की जा रही है उन लोगों का क्या कुछ कहना है? श्वेता, सबसे बड़ी बात यही है, जिन पर कार्रवाई हो रही है उनका साफ कहना है इसमें सबसे बड़ा खेल जो है नगर निगम का है, पार्षदों का है। ये क्या करते हैं कि अपने अपने क्षेत्र में पहले पैसे लेते हैं, उनको बसाते हैं, बसाने के बाद पानी बिजली का व्यवस्था करा देते हैं और उसके बाद जब सरकार का आदेश होता है तब टूटता है। 8 साल तक कहाँ नगर निगम सोया था, प्रशासन कहाँ पर सोया था? तो पहले लोगों को बसाया जाता है। इसमें बहुत बड़ा जो पार्षद और नगर निगम खेल होता है, एक तो पैसे उनसे लेते हैं, पैसा लेकर के उनको बसा दिए तो इनको तो एक पैसे मिल गया। लोग क्या करते हैं कि सस्ते में प्लॉट मिल जाता है तो वो पैसे दे करके बस जाते हैं। संख्या इनकी बहुत ज्यादा होती है, तो ये माना जाता है कि आज नहीं तो कल सरकार मान जाएगी, नहीं हटा पाएगी और इतने सारे लोग हैं तो सबको फिर मान्यता मिल जाएगी। और ऐसे हुआ भी है। अगर 2016 की बात के पहले की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर अवैध बस्तियां हैं जिनको। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, राष्ट्रीय खेलों से पहले राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, आचार संहिता हटने के बाद खेलकूद प्रतियोगिता, राष्ट्रीय खेलों से पहले राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता। उत्तराखंड को दूसरे देशों से खेल रहे खिलाड़ियों से भी उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों से पहले राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता, आचार संहिता हटने के बाद ही खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित। उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, यहाँ ये बड़ी खुशी की भी बात है क्योंकि 38वें नेशनल खेल की मेजबानी करने का मौका उत्तराखंड को मिला है। राष्ट्रीय खेलों से पहले राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आचार संहिता हटने के बाद यहाँ पर आयोजित की जाएंगी। निश्चित रूप से श्वेता, आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड को पिछले वर्ष 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली थी और इसके बाद जो है उत्तराखंड के जो खेल विभाग है इसको लेकर काफी तैयारियां कर रहा था। हालांकि खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी लगातार उन्होंने इसको लेकर समीक्षा बैठकें की और पूरे उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो पूरे उत्तराखंड में 7 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर खेल प्रतियोगिताएं जो राष्ट्रीय लेवल की है वो होनी है। हालांकि जो ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता है वो अक्टूबर और नवंबर माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित है, क्योंकि अभी आचार संहिता भी लगी हुई है, लेकिन उससे पहले जो राज्य में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता से पहले होना था वो राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता होनी थी। हालांकि आचार जी हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।